हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फोर्थ यूनिट्स है जिसमें एसिड्स एंड बेसिस हैं उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड बेस क्या होते हैं, उसके लिए आर्हीनियस कंसेप्ट क्या होता है, लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट क्या होता है, वो पार्ट डिस्कस किया था। अब उसी को हम आगे सेकंड पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड? उभयधर्मी यौगिक जो है वो क्या होते हैं? जो अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण दर्शाते हैं, विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एज वेल एज बेस। यानी कि वो प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी रखते हैं और प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी भी रखते हैं। डिपेंड्स किसके साथ हम उसको मिक्स कर रहे हैं। सो नाउ वी कंसिडर H2SO4. इज इट एम्फोटेरिक? नो, इट इज ऑलवेज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, क्योंकि H2SO4 की प्रवृत्ति जो है वो हमेशा क्या होगी? प्रोटॉन को त्यागने की होगी और काफी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, तो इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाउ HSO4, यस, ये एम्फोटेरिक गुण दर्शाता है वाटर में यानी कि ये प्रोटॉन त्याग करके सल्फेट आयन SO4 2- बना सकता है, यानी कि प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी है, एसिड भी है। और ये प्रोटॉन गेन करके वापस H2SO4 भी बना सकता है, यानी कि इसकी प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी भी है, बेसिक नेचर भी शो करता है। तो ये एक्वा सॉल्यूशन में एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। नाउ सल्फेट आयन, नो, ऑलवेज बेस इन वाटर, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति हमेशा क्या होगी? प्रोटॉन को ग्रहण करने की होगी, ये कभी भी प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। तो इट इज ऑलवेज बेस इन वाटर, जल में ये सदैव क्षार के रूप में कार्य करता है। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हम डिस्कस करते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार यौगिक। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? जिनमें मात्र एक प्रोटॉन का अंतर होता है, विच डिफर बाय प्रोटॉन ओनली, दे आर टर्म्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कोई भी एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसे प्राप्त होगा? तो उसमें से एक प्रोटॉन माइनस कर दीजिए तो वो जो होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा एसिड का। और बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? उस बेस में यदि हम एक प्रोटॉन ऐड कर दें तो वो जो सबसे स्पीसी बनेगी वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, संयुग्मी अम्ल होगा। तो HF का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? फ्लोराइड आयन, इसमें से एक प्रोटॉन निकल गया। अब सल्फेट का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? प्रोटॉन एक ऐड कर दिया, HSO4- आयन हो गया। अब HSO4- आयन बेस है, प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो इसका अब कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? एक प्रोटॉन ऐड कर दिया, H2SO4 हो गया। अमोनियम आयन, ये एसिड है, इसकी प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो ये कॉन्जुगेट बेस इसका क्या होगा? एक प्रोटॉन माइनस कर दिया, अमोनिया हो गया। वाटर जो कॉन्जुगेट एसिड है उसमें एक प्रोटॉन माइनस कर दें तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन होगा। इसी तरह से वाटर कॉन्जुगेट बेस है, प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन H3O+ होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में केवल मात्र एक प्रोटॉन का अंतर होता है। यदि एसिड में एक प्रोटॉन माइनस कर दें तो उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और कॉन्जुगेट बेस में कोई एक प्रोटॉन ऐड कर दें तो उसका कॉन्जुगेट एसिड संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। तो ये सारा कुछ है लोरी ब्रोंस्टेड सिद्धांत, जो कि अम्ल और क्षार का है। इसमें अब हम इसका समरी लें तो बेस इज ए स्पीसी दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षार होता है। एसिड एंड बेस कैन बी आयन एज वेल एज मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। जो अम्ल और क्षार है वो आयनिक रूप में भी हो सकते हैं, धनावेशित या ऋणावेशित भी हो सकते हैं, पर इसके साथ साथ में मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, उन पर आवेश कोई हो, वो आयन के रूप में हो, ये आवश्यक नहीं है। Acid base reactions are not restricted to aqueous solution, but most of what we do will be. जो अम्ल और क्षार का गुण है वो इस सिद्धांत के अनुसार केवल जलीय विलयन में ही नहीं समझाया जा सकता है, किसी भी रूप में हम उसको समझा सकते हैं। Some species can act as either acid or base depending on what the other reactant is. कोई यौगिक, जैसा हमने उभयधर्मी यौगिक में डिस्कस किया था, वो अम्ल के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, क्षार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, निर्भर करेगा कि हम उसको किस रिएक्टेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो ये लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट है।
Now we come to the third definition, that is the Lewis definition या Lewis सिद्धांत. The Lewis concept define as an acid as an electron pair acceptor. वो यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, which has tendency to gain electron pair, accept electron pair, that is known as acid. And base makes available electron pair, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध करा सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होता है वो क्षार होता है. तो लोरी ब्रोंस्टेड सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस. प्रोटॉन दाता अम्ल होता है और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला क्षार होता है. जबकि लुईस सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो है वो क्षार होता है, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला जो है वो अम्ल होता है. The concept broadened the scope of acid-base theory to include reactions that did not involve H plus ion. वे अभिक्रियाएं जिसमें H plus ion इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें भी हम अम्ल और क्षार सिद्धांत के अनुसार उसको समझा सकते हैं कि यौगिक जो है वो अम्लीय गुण दर्शाएगा या क्षारीय गुण दर्शाएगा. उसमें H plus ion का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक नहीं है. जिन अभिक्रियाओं के बारे में हम एसिड बेस रिएक्शन के बारे में सोच नहीं सकते दूसरे सिद्धांत के द्वारा, और इस लुईस कंसेप्ट के द्वारा हम उनको एसिड और बेस के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं. इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन है एसिड और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए. अब ये रिएक्शन दे रखी है. द रिएक्शन ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड विद अमोनिया इज एन एग्जांपल. बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के बीच में जो रिएक्शन होती है वो अम्ल क्षार सिद्धांत में जो लुईस कंसेप्ट है उसके आधार पर हम समझा सकते हैं. यहाँ पर बोरोन ट्राइफ्लोराइड में जो सेंट्रल एटम बोरोन है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अष्टक जो है वो अपूर्ण है इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल. और अमोनिया जो मॉलिक्यूल है इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है. बंध बनाने के बाद भी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है. तो अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध बनता है नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में, और इस तरह का यौगिक जो है वो बनाता है. तो यहाँ पर अब अमोनिया ने क्या किया है, प्रोटॉन का त्याग किया है, तो ये क्या होगा, बेस होगा. दिस इज लुईस बेस. और यहां पर बोरोन ट्राइफ्लोराइड में क्या किया है, उस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, तो ये जो है लुईस अम्ल होगा. तो दिस इज लुईस एसिड एंड दिस इज लुईस बेस. तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार जो है वो क्रिया करके बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज ए लुईस एसिड. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है तो लुईस अम्ल है. और अमोनिया ने क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है, दाता है इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इसलिए ये लुईस क्षार होगा. अब इसमें हम 2-3 एग्जांपल और ले रहे हैं. आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का आयोनाइजेशन वाटर में. तो इसमें यहां पर अमोनिया ने क्या किया है, जल से प्रोटॉन को ग्रहण करके अमोनियम आयन बनाया है. तो प्रोटॉन ग्रहण किया है, इसका मतलब ये क्या होगा, बेस होगा. और यहां पर वाटर ने क्या किया है, जल का जो टेंडेंसी है इसमें यहां पर इसने क्या किया है, प्रोटॉन का त्याग किया है, प्रोटॉन डोनर है, तो इसलिए ये अम्ल है. अब अमोनियम आयन क्या होगा, अमोनियम आयन यहां पर इसकी टेंडेंसी क्या होगी, प्रोटॉन देने की होगी. तो ये क्या होगा, लोरी ब्रोंस्टेड सिद्धांत के अनुसार एसिड होगा. और इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, हाइड्रोक्साइड आयन जो बना है जल में से प्रोटॉन निकलने के बाद ये वापस प्रोटॉन गेन करके और न्यूट्रल वाटर बनाने की कोशिश करेगा, तो ये जो है वो क्षार होगा. और इसमें फिर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये संयुग्मी अम्ल क्षार युगल है और ये संयुग्मी अम्ल क्षार युगल है. फिर ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, जल का जो ऑटो आयोनाइजेशन होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे हैं. तो यहां पर इस वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को ग्रहण किया है, तो ये जो है ये क्षार है. और इसने क्या किया है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन का त्याग किया है, तो इसलिए ये अम्ल है. अब हाइड्रोनियम आयन की टेंडेंसी क्या होगी,
ये हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन त्याग करने की कोशिश करेगा तो ये एसिड होगा, और ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है प्रोटॉन ग्रहण करके वापस न्यूट्रल वाटर बनाने की कोशिश करेगा तो ये बेस होगा। तो ये है सेकंड एग्जांपल। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं हम अमोनिया की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन HBr के साथ। तो यहाँ पर अमोनिया HBr के साथ फिर प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो इसलिए ये क्षार हो गया, और HBr ने प्रोटॉन का त्याग करके ब्रोमाइड आयन बनाया तो ये एसिड हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर अमोनियम आयन फिर प्रोटॉन त्याग करके अमोनिया बनाने की कोशिश करेगा तो ये एसिड होगा। और ब्रोमाइड आयन की टेंडेंसी क्या होगी, ब्रोमाइड आयन प्रोटॉन ग्रहण करके वापस HBr बनाने की कोशिश करेगा तो ये बेस होगा। तो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल हैं जिससे हम यौगिकों के अम्लीय और क्षारीय गुण को समझा सकते हैं। अब एसिड बेस स्ट्रेंथ। एसिड बेस स्ट्रेंथ लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ने आइडिया इंट्रोड्यूस किया था संयुग्मी अम्ल क्षार युगल का, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। We consider such acid-base reaction to be a competition between species for hydrogen ion. हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज का उनके बीच में कंपटीशन होता है। The stronger acids are those that lose their hydrogen ion more easily. जो आसानी से प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अपेक्षाकृत प्रबल अम्ल होते हैं। तो जितना आसानी से प्रोटॉन का त्याग होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, या जो जितना आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। From the point of view, we can order acids by their relative strength as hydrogen ion donor. जो हाइड्रोजन आयन डोनर की टेंडेंसी कितनी है उसके आधार पर हम उनके आपेक्षिक अम्लीय सामर्थ्य जो है वो समझा सकते हैं। इसी तरह से बेस में जो जितना आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वही चीज जितना आसानी से प्रोटॉन त्याग करता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है, जो जितना आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करता है वो उतना ही प्रबल क्षार होता है। अब रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ की फिर हम बात करें। If an acid loses its H+ ion, the resulting anion is now a position to accept a proton. अम्ल जो है प्रोटॉन का त्याग करता है। अब प्रोटॉन त्याग करके वो एनायन बनाता है, और वो एनायन जो बनता है वो वापस क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, विच मेक्स इट एज ए लोरी ब्रोंस्टेड बेस। क्योंकि जो प्रोटॉन त्याग करके अम्ल ने जो एनायन बनाया उसकी वापस प्रवृत्ति क्या होगी, प्रोटॉन ग्रहण करने की होगी। तो वो जो एनायन है वो लोरी ब्रोंस्टेड सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, क्षार होगा, बेस होगा। It is logical to assume that if an acid is considered strong, its conjugate base would be weak. यदि अम्ल प्रबल अम्ल है तो इसका जो संयुग्मिक क्षार होगा वो दुर्बल क्षार होगा। क्यों? क्योंकि जो संयुग्मिक क्षार बन रहा है वो प्रोटॉन ग्रहण करके वापस क्या बनाएगा, प्रबल अम्ल बनाएगा। और प्रबल अम्ल की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रोटॉन को आसानी से त्यागने की होती है, तो वापस तुरंत प्रोटॉन त्याग करके और क्षार बना देगा। तो इसका मतलब जो प्रबल अम्ल होगा उसका संयुग्मिक क्षार दुर्बल होगा, और जो क्षार है उस क्षार यदि प्रबल क्षार है तो उसका संयुग्मी अम्ल जो होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, प्रबल अम्ल का संयुग्मिक क्षार दुर्बल होगा और दुर्बल अम्ल का संयुग्मिक क्षार हमेशा प्रबल होगा। In the other words, the stronger acid, the weaker the conjugate base. जितना प्रबल अम्ल होगा उसका संयुग्मिक क्षार उतना ही दुर्बल होगा, और आगे बेस के लिए भी ऐसा का ऐसा ही है। The stronger the conjugate acid is an acid, the weaker its conjugate base as a base. अब जैसे इसमें ये उदाहरण दे रखे हैं, 2 रिएक्शंस हैं, इसमें HCl वाटर में हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बना रहा है। HCl क्योंकि प्रबल अम्ल है तो इसका ये जो संयुग्मिक क्षार जो है, कॉन्जुगेट बेस जो क्लोराइड आयन है इस HCl का, वो वीक होगा, दुर्बल होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, एंड HCl बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड वो वापस आयोनाइज होकर के तुरंत ही क्या बना लेगा, वो क्लोराइड आयन दे देगा। अब HCN जो है, दिस इज ए वीक एसिड, ये दुर्बल अम्ल है, तो इस दुर्बल अम्ल का संयुग्मिक क्षार जो होगा Cn- वो प्रबल क्षार होगा। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCN हियर विल बी ए स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये जो है ये प्रोटॉन ग्रहण करके HCN बनाएगा, और HCN क्योंकि वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, तो वो आसानी से आयोनाइज होकर के साइनाइड आयन नहीं देगा।
तो यदि अम्ल प्रबल है तो उसका संयुग्म क्षार दुर्बल होगा, और अम्ल दुर्बल है तो उसका संयुग्म क्षार प्रबल होगा। नाउ वी कम टू अनदर पार्ट जो कि एसिड और बेस से रिलेटेड है, पीएच वैल्यू, पीएच मान। Although you can quantitatively describe the acidity of a solution by its H ion concentration, हम quantitatively किसी भी अम्ल की अम्लता को H प्लस आयन की सांद्रता के आधार पर समझा सकते हैं। It is often more convenient to give acidity in terms of pH, that is power of hydrogen ion concentration। और pH क्या है? The pH of a solution is defined as the negative logarithm of the molar concentration of hydrogen ion concentration। pH जो है हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता का माइनस लॉगरिथम होता है, इसको हम pH के नाम से जानते हैं। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग मोलर H आयन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे उदाहरण के तौर पर, फॉर ए सॉल्यूशन इन विच द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर, द पीएच ऑफ दिस विल बी, इसमें m की जगह 1 इंटू 10 टू द पावर -3 रखेंगे तो पीएच वैल्यू इसकी आएगी 3। तो जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर है, उसका पीएच का मान जो है वो 3 होगा। Note that the number of decimal place in the pH equals the number of significant figures in the hydrogen ion concentration। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोनियम आयन या H आयन कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, यानी कि जितना ज्यादा अम्लीय होगा, उसका pH मान उतना ही कम होगा। हायर द मोलर concentration of हाइड्रोनियम आयन और H प्लस आयन, lesser will be the value of pH। In a neutral solution whose hydrogen ion concentration is 1 into 10 to the power -7 mole, the pH will be 7। तो जो उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन का pH का मान जो है वो 7 होता है। For acidic solution, hydrogen ion concentration is greater than 1 into 10 to the power -7 mole। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा होती है, तो इस कारण से जो pH का मान है वो 7 से कम होता है। तो if the pH value is below 7 means the solution is acidic in nature। Similarly, the basic solution has a pH greater than 7। यदि किसी भी विलयन के pH का मान 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो जो विलयन है वो क्षारीय होता है, और जितना ज्यादा pH वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। Means again, if pH is 7 it is neutral, if it is less than 7 it will be acidic। और normally aqueous solution में 0 से 7 के बीच में acidic solutions की pH वैल्यू होती है, और जितना कम वैल्यू है वो उतना ही ज्यादा acidic होता है। और aqueous solution में जो basic solutions होते हैं उनकी जो pH वैल्यू है वो 7 से 14 के बीच में होती है, 7.1 से 14 के बीच में, और जितना ज्यादा pH वैल्यू होगा टुवर्ड्स 14 वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होता है। पर यदि हम डिफरेंट सॉल्वेंट लें अदर देन वाटर, तो उस केस में पीएच वैल्यू जो है और भी इस रेंज के अलावा भी हो सकती है। ये कुछ जो जनरल कंपाउंड्स हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है उसके आधार पर। उसमें स्टोमक एसिड, लेमन जूस, विनेगर, कार्बोनेटेड वाटर, मिल्क, ब्लड, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह इनको दे रखा है। तो ये जो सारी चीजें हैं जिनका पीएच का मान जो है वो 0 से 7 के बीच में है, ये तो अम्लीय हैं। और ये जो सारी चीजें जिनका पीएच का मान 7 से ज्यादा है और 14 के बीच में है, ये क्षारीय हैं, बेसिक नेचर है। So this is all about acid and base and pH value। Thank you।